लेकिन मोदी नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, इसे आप इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। देखिए, दलित मायावती के साथ है, बीजेपी में जो गया था वो लौटा, समाजवादी पार्टी में जो गया था वो लौटा। अखिलेश समाजवादी पार्टी का भी वोट प्रतिशत कम होगा क्योंकि आजमगढ़ को लेकर कोई टिप्पणी करेंगे? आजमगढ़ में कितनी मजबूत है बसपा इस बार? देखिए, इस बार बीएसपी का नंबर क्या होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूं जिसकी बहुत डिमांड थी दरअसल, और अचानक आज सैयद कासिम सर से मुलाकात हुई तो हमने सोचा एक चर्चा तो ज़रूरी है, इलेक्शन का वक्त है, ऐसे में सैयद कासिम साहब के साथ विश्लेषण ना किया जाए, चर्चा ना हो तो बात कुछ अधूरी सी रहेगी। सैयद सर, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। बहुत शुक्रिया कमर मियाँ, मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था, मैं फ़ैन हूँ आपका। मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली और तमाम नेशनल मीडिया के हिसाब किताब के बीच आपके वीडियोस मुझे देखे, मैंने बहुत इंप्रेस हुआ। मैं तो खुद भी मिलना चाहता था। एक बार मैंने दिल्ली आया था तो मैंने कॉल भी की थी, तो आप भी मसरूफ़ थे, वीडियोस वगैरह कर रहे थे। मैं भी आता हूँ तो यही भाग दौड़ी रहती है, लेकिन आपका देसी टीवी बहुत अच्छा करता है। और मैंने देखे हैं आपके वीडियोस, और एक उस तबके के लिए आप करते हैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, और कमर होकर आप ऐसा कर रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कमर हैं और ऐसा कर रहे हैं। बहुत मुबारक हो आप जी। बस सवाल मेरा शुरू यही रहेगा, पहला सवाल। आपने इतने वर्षों से पत्रकारिता की और ये बहुत ही माइलस्टोन इलेक्शन है, पहले के इलेक्शन और ये जो इलेक्शन चल रहा है उसमें कितना अंतर आया है? पहला सवाल ये है आपसे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है इस इलेक्शन को अगर आप गौर करेंगे तो इस इलेक्शन में 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसके बाद सारा मीडिया चैनल, सारे एनालिसिस्ट और सारे पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट ये बात कहने लगे थे कि राम मंदिर जो है ये मुद्दा हो गया और बीजेपी सबका सुपड़ा साफ कर देगी। ये बात शुरू हुई 22 जनवरी को। इत्तेफाक से मैं यहीं दिल्ली में 22 जनवरी को था और एक न्यूज़ चैनल पे मैं लाइव बैठा हुआ था जब मोदी वहाँ अयोध्या आए। तो शायद मैं पहला आदमी था कमर साहब जिसमें मैंने कहा था कि राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा। एट दैट टाइम उस शो में मैंने कहा। प्रथम उसको होस्ट कर रहे थे, एंकर थे, तो प्रथम ने कहा नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि वो हवा है। मैंने कहा मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं अयोध्या जी से आता हूँ, मेरा घर वहीं है। जी। और भगवान राम के कितने मंदिर आपने देखे हैं? बहुत कम। हनुमान जी आपको हर चौराहे पे मिलेंगे, भगवान राम जानकी कहीं मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। जिसकी पूजा नहीं होती वो मुद्दा नहीं बनता, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस मुल्क में, हमारा जो देश है भारत, इस देश में कॉन्स्ट्रक्टिव चीज़ों को नहीं पसंद किया जाता, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें पसंद की जाती हैं। लेकिन राम के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर वोट मांगना, आप कह रहे हैं राम नहीं चलते हैं इलेक्शन चुनावों में, राजनीति में, लेकिन हो तो वही रहा है, पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग इसी पर वोट कर रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है ना कि जब भिखारी आपके दरवाजे आता है तो किसके नाम पे वोट मांगता है? अल्लाह के नाम पे दे दे, ठीक है, राम के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, अपने नाम पे नहीं मांगता। क्योंकि उसको अगर अपने नाम पे मालूम होगा तो भिखारी की हैसियत लोगों को पता होती है कि भिखारी को देना नहीं है यार, ये तो मतलब ले जाएगा, शराब पी लेगा, ये ले जाएगा, नशा कर लेगा। तो भिखारी को पैसा नहीं दिया जाता, पैसा दिया जाता है अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को, राम के नाम पे दे दे। तो वो राम के नाम पे मांगने वाले भिखारियों को मालूम है कि हम अपने नाम पे कुछ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो एक शेडो लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरा इलेक्शन देख लीजिए, 2 चरण हो चुके, तीसरे चरण के आप करीब आ गए। राम चले नहीं चले, राम मंदिर चला नहीं चला। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को ये मुद्दा हुआ है, और 25 जनवरी आते आते टीवी चैनल से आपने देखा होगा कि गायब हो गया राम मंदिर। मैंने आपसे कहा कि मैं अयोध्या जी से आता हूँ, मुझे पता था कि ये जो इवेंट है, और फिर इवेंट के तजुर्बे होने लगे, एक इवेंट फिर दूसरा इवेंट फिर तीसरा इवेंट, और कोई इवेंट चल के नहीं दे रहा। मंगलसूत्र ले आए, घर ले आए, द्वार ले आए, मुसलमान ले आए, तो चीज़ें उस तरह से जैसे आप और हम जो हैं 14 से हम देख रहे हैं। उससे पहले भी आपने देखा, हमने देखा। आप तो हैदराबाद भी रहे, टीवी में भी रहे, तमाम चैनल्स पे रहे। मैं भी 1985 से देख रहा हूँ इलेक्शंस। तो इलेक्शंस जो होते हैं वो ज़मीन पे बता देते हैं कि हम हो रहे हैं। ठीक है। इस बार इलेक्शंस कहीं ज़मीन पे नहीं बता रहे हैं कि हम हो रहे हैं। इलेक्शंस पहले बता देते थे कि ये आ रहा है। ये इलेक्शन में कोई नहीं बता सकता है कि कौन आ रहा है। अच्छा भाई आप देखें ज़मीन पे, मतलब मोदी तीसरी बार नहीं? मैं ये बात मुश्किल है कहना, कहना ये बात तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। आप पहली बार आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कमर भाई, मैं कि सरकार तो एनडीए की है, लेकिन मोदी नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, इसे आप इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। इस इलेक्शन में मोदी अमित शाह को माइनस करके जो नतीजा आएगा, माइनस मोदी अमित शाह सरकार बनेगी। वो सरकार एनडीए की होगी, प्योर एनडीए की होगी। ये वो वाला एनडीए नहीं कि नाम का एनडीए है और सरकार मोदी अमित शाह की है। बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ।
चलिए, मेरा एक अगला सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला और ये लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पर तो भीख भी मिल जाती है। अब जो ये लकीर खींची गई थी, इस लकीर को छोटा क्या मायावती जी ने कर दिया या कोई और? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि राम और राशन, इन दो मुद्दों को अगर किसी ने डाइल्यूट किया है तो वो आकाश आनंद है। अच्छा। आप आकाश की तकरीरें देखिए, उनके वीडियोस देखिए, जी। उनके इंटरव्यूज़ देखिए। अभी मैं कल देख रहा था एक चैनल पे उनका इंटरव्यू, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप रामलला का दर्शन करने जाएंगे। ही सेड नो, नहीं जाएंगे, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। उनका रामलला के दर्शन क्यों नहीं करेंगे? कहने हमारे यहाँ हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के इतने पार्क बनवाए हैं मायावती ने कि हम अपने संतों, गुरुओं के पास जाएंगे, उनके पार्क में जाएंगे, हम मंदिर क्या करने जाएंगे? मंदिर से हमें क्या मिलेगा? तो ये ऐसी बात कि अगर ये अखिलेश यादव या राहुल गांधी कहते तो शायद भारतीय जनता पार्टी वाले उनके घर की ईंटें निकाल लाते। लेकिन इससे पहले जब वो अम्बेडकर नगर रैली में गए तो एएनआई से उन्होंने बात की। एएनआई ने कहा कि आप आए हुए हैं फैज़ाबाद, तो क्या आप अयोध्या जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, हम यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। हमारे कार्यकर्ता ही हमारे भाग के रुक गए। वो कहने जा रहे थे हमारे भगवान है, हमारे कार्यकर्ता ही हमको बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, हमको समर्थन देते हैं, हमको ऊंचा करते हैं, हम उनसे मिलने आए। तो इस मुद्दे को डाइल्यूट अगर किसी ने किया तो वो आकाश आनंद। सर, अचानक जो ये टर्निंग पॉइंट आया, जब स्टार प्रचारक घोषित किए गए तो लोगों ने सवाल खड़े किया। अचानक 3 हफ्तों में ऐसा उत्परिवर्तन या इतना बड़ा बदलाव, क्या आपने ये सोचा था कि आकाश इस तरह से टर्न आउट टू बी लाइक एन एंग्री यंग मैन इन पॉलिटिक्स? कमल, मैं आकाश से पहली बार अगस्त में मिला जी। 15 अगस्त को मेरी मुलाकात हुई। तब वो फुटकर जर्नलिस्टों से मिल रहे थे, तमाम जर्नलिस्टों से उनकी मुलाकात हुई, मैं भी मिला। तो आकाश आनंद में जो चीज़ मैंने देखी उस वक्त महसूस की कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं, वेल मैनर्ड हैं, वेल कल्चर्ड हैं। आपको अब चाय की प्याली भी अपने हाथ से उठा के देते हैं, आपको पानी का गिलास भी अपने हाथ से उठा के, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे देते, उठते हैं अपनी कुर्सी से उसके बाद उठा के देते हैं। तो ये एक मैनर जो था ना, वो बता रहा था कि इनमें कुछ है, ये कुछ कर गुजरेंगे। क्योंकि इंसान जो है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बता देती है। हमने नेताओं को देखा है, हमने राहुल को भी देखा है, हमने अखिलेश को भी देखा है, इनमें एरोगेंस है, इनके अंदर एरोगेंस है, इनका अंदाज जो है। और उसका सबूत क्या है? असम का चीफ मिनिस्टर जो है अब आज भारतीय जनता पार्टी का, वो कहता है कि हम राहुल गांधी से मिलने गए, राहुल गांधी 1.5 घंटे अपने कुत्ते से खेलते रहे, बिस्कुट खिलाते रहे, हमें तो मुखातिब नहीं हुआ। वही विश्वा शर्मा जो है जब बीजेपी में गए तो चीफ मिनिस्टर हो गए, इतने बड़े नेता हो गए, क्योंकि एरोगेंस है उनके अंदर। अखिलेश यादव तमाम लोगों के टिकट काट देते हैं, तमाम लोगों को ए करके बुलाते हैं, नाम नहीं लेते हैं। ए सुल्तानपुर यहाँ हो, ए आजमगढ़ यहाँ हो। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? अखबार का नाम जागरण सुनिए, ये नहीं कहते हैं कि नदीम सुनो। तो ये एरोगेंसी होती है। आकाश आनंद में ये चीज़ नहीं है। आकाश आनंद आपको नाम से बुलाएंगे, इज्जत के साथ बुलाएंगे, मुसाफा नहीं करेंगे, आपको गले लगाएंगे। तो ये चीज़ देखने के बाद मुझे लगा कि आकाश आनंद में बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन आपने ठीक कहा, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई आकाश जी से। एक चुनी हुई सरकार को, बुलडोज़र की सरकार, आतंकवादियों की सरकार, क्या ये कहीं ना कहीं ये बयान उनके लिए कुछ नुकसानदायक होगा आगे आने वाले वक्त में? मुझे लगता है कमल भाई कि कोई भी सियासतदान कोई भी बयान जो है गलती से नहीं देता। अच्छा, कोई भी सियासतदान, उसका दिया हुआ कोई भी बयान, जुबान नहीं फिसलती है? नहीं, गलती उससे हो ही नहीं सकती। ठीक। किसी का भी बयान जो होता है वो बयान, उसके पीछे उसका मकसद होता है। क्योंकि आकाश आनंद से बयान जिस दिन दिया उन्होंने, सीतापुर में ये तकरीर की, उसके बाद उन्नाव में उन्होंने यही तकरीर की। उन्नाव की मीटिंग में मैं था। अच्छा। उन्नाव मैंने कवर किया। उन्नाव के बाद वहाँ से मैं आया एयरपोर्ट, क्योंकि पता चला कि एयरपोर्ट पे आज आकाश आनंद अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के उन लड़कों से मिलेंगे जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी, जिनको वहाँ पर 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने दी गई, और क्या कहते हैं वो क्या होता है, रामनवमी की इजाज़त वीसी ने दी और 14 अप्रैल की नहीं दी। जिन लड़कों ने मनाना चाहा उनकी पिटाई भी हुई, गिरफ्तार भी हुए। तो मैं खुद भी आ गया एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे आने के बाद वो पहली बाइट उस एफआईआर के बाद अगर किसी चैनल पे आई है तो वो आपका चैनल था, आपके हैंडल पे वो आई। वो राजपथ पे उन्होंने कहा कि जो डरता है वो एफआईआर करता है। और ये बात उन्होंने मायावती से मिलने के आने के बाद कही। वो उन्नाव से गए, मायावती से मिले, मायावती से मिल के आए, उसके बाद उन्होंने ये बात कही। अंदर की खबर क्या है? क्या मायावती जी को इस बयान के बाद कुछ बुरा भी लगा? लोग कह रहे हैं कुछ बुरा लगा। अगर बुरा लगा होता तो आकाश आनंद मायावती से मिल के आने के बाद एयरपोर्ट पर यह जुमला ना कहते कि जो डरता है वो एफआईआर करता है। वो कहते नो कमेंट, वो कहते हैं नो कमेंट। यानी कॉन्फिडेंस उनका हाई था। मुझे लगता है कि मायावती पूरी तरह से, देखिए, मायावती ने उन पर भरोसा किया और मायावती ने पहले उनको दूसरे स्टेट्स में भेजा, और जब वो रमा हो गए, कल एक बात उन्होंने उसी इंटरव्यू में कही एक चैनल पे कि उन्होंने कहा कि आपको कौन ट्रेन कर रहा है? उन्होंने कहा मुझे वो ट्रेन कर रहा है जिसको बहन जी ने ट्रेन किया।
तो बहन जी ने जो ट्रेनिंग दी है वो आदमी मुझे ट्रेनिंग दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की ट्रेनिंग सब एक जैसी होती है। अच्छा। तो वो चीज़ ये बता रही है कि मायावती ने जब देख लिया कि ये हमने इसको जो जिस लाइन पे हम ले जाना चाहते थे उस पर ये चले गए, तो उन्होंने इनको यूपी भेज दिया। और यूपी में आने के बाद आकाश ने जब एंट्री की है नगीना से, तो आप नगीना से, आपने नगीना में आप थे कमर भाई, आपने देखा नगीना में कवर किया, और नगीना से लेके उन्नाव तक आप सारी सभाओं को देख लीजिए, सारे मामलों को देख लीजिए, अंदाज को देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए, और जो पॉइंटर है जिसको पंच कहा जाता है, पंच, तकरीरों के जो पंच हैं वो गज़ब हैं। मैंने तो 2 रैलियों में मैं उनकी था। मैं लालगंज में था, मैं अकबरपुर में अम्बेडकर नगर में था। अम्बेडकर नगर में कमर साहब 12:30 बजे लोगों को बुलाया गया था, 5:30 बजे आकाश आए। 5 घंटे हज़ारों की पब्लिक ऐसे ही बैठी रही है। अच्छा। कोई अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं गया। इतनी गर्मी देखी है, लू देखी है, और आकाश आनंद का इंतज़ार देखिए। तो वो ये बताता है कि युवाओं में, महिलाओं में, और जो माँ कह के उनका संबोधन है औरतों के बीच में, माँ तुम बताओ राशन लोगी कि नहीं लोगी, माँ तुम बताओ ये कटोरा है कि नहीं है, तो वो जो अंदाज़ है वो कहीं ना कहीं बहुत अपीलिंग है। और मैं आपको बताऊं कि 2019 में मायावती पर भी 2 दिन की पाबंदी लगी थी इलेक्शन कमीशन पे। वो क्या वाक्य था? उन्होंने भी अपनी तकरीर में कोई ऐसी जुमले इस्तेमाल किए थे कि चुनाव आयोग ने उनको रोक दिया। केस तो दर्ज नहीं हुआ होगा? केस दर्ज नहीं हुआ, तो केस तो इस आगे दर्ज होते रहते हैं इलेक्शन में और ख़त्म होते रहते हैं। इन केस की कोई अहमियत नहीं होती है। ये जो केस है, आपने कहा है इंटेंशनली, मतलब आपने कहा कि गलती से नहीं बयान दिया गया, तो केस भी हो गया, तो इसीलिए मैंने पूछा कि अब मुश्किलें आने ये केस जो है सोमोटो है। अच्छा। इस केस पे किसी की शिकायत नहीं है, और सोमोटो भी इलेक्शन कमीशन नहीं है। इस केस में सोमोटो जो है वो वहाँ का थाना अध्यक्ष है। तो थाना अध्यक्ष जो है सोमोटो संज्ञान लेके FIR अगर करता है और वो बात अगर साबित नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि वो थाना अध्यक्ष भी परेशानी में आ सकता है। लेकिन साबित क्या है? तो वीडियो उपलब्ध है अब। तो वीडियो क्या उपलब्ध है? वो कहना तालिबानी सरकार अगर कोई निर्वाचन आयोग का उल्लंघन है क्या? आतंकियों की सरकार, वो तो कहते हैं कि भाई आप देखिए क्या हुआ वहाँ पर मणिपुर में, किस्सा की सरकार करती है ये काम। जो मणिपुर में हो रहा है वो तालिबानी अंदाज है। तो कहेंगे उसको, फिर डिफेंड करेंगे, और उस बात को दोबारा कहेंगे, तिबारा कहेंगे, कहते रहेंगे। नहीं मानेंगे आगे? नहीं मानेंगे, वो तो कहते रहेंगे उनका। और हो सकता है इससे ज़्यादा कहें, इससे और ज़्यादा कहें, इससे और ज़्यादा बिल्कुल कह सकते हैं। जब वो बाबरी मस्जिद को लिए कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम स्वागत करेंगे, क्या अखिलेश यादव या राहुल गांधी या कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर अपोजिशन का लफ्ज़ बाबरी ज़बान पर इस इलेक्शन में ला सकता था? आकाश बोल रहे हैं। ये कितना सही है? मायावती जी के विरोधी कहते हैं बाबरी नाम का इस्तेमाल करना, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देना, ये बीजेपी को जिताने की कोशिश है। तो क्या मुसलमानों की लीडरशिप को क्रश करना, जैसा मायावती कहती हैं, मुसलमानों की जो आबादी उत्तर प्रदेश में है उसके आधे चौथाई एकदम छोटा कर देना, बीजेपी की तरह मुसलमानों को टिकट ना देना, ये मुसलमानों को बढ़ाना है? यही बात तो वैसे ही कहते हैं कि आप हमारी लीडरशिप खत्म कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मुस्लिम लड़ रहा था, अभी पहले चरण के चुनाव में आपने देखा 3 टिकट इंडिया अलायंस के मुसलमानों के पास थे। रामपुर था, और उसके बाद इमरान मसूद थे सहारनपुर, और उसके बाद कैराना थी, इकरा हसन। 3 में से किसी एक जगह अखिलेश ने मीटिंग नहीं की है। जहाँ मुसलमान लड़ रहा है वहाँ हम जाएंगे नहीं, और जहाँ हमारे लोग लड़ रहे हैं वहाँ मुसलमान को लड़ाएंगे नहीं। तो ये कहना मुसलमान इसको सुन नहीं रहा है। मुसलमान ठीक है, उसके जहन में एक चीज़ थी कि इस बार हम इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, राहुल गांधी के साथ रहेंगे। मुसलमान जज्बात में वोट करता है, लेकिन पहले दूसरे चरण की बात देखिए, आपने पहले चरण में देखा होगा मुसलमानों का वोट करने का तरीका, दूसरे में थोड़ा चेंज हुआ। जैसे आप देख लीजिए अमरोहा मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीएसपी को वोट कर दिया, नोएडा बीएसपी को कर दिया। वो पैटर्न और ट्रेंड चेंज हुआ। तीसरे चरण में जब आप पहुंचिएगा तो जैसे जैसे चरण वाइज चेंज कीजिएगा, वैसे वैसे मुस्लिम वोटों का आपको चरण भी बदलता हुआ दिखाई देगा, ट्रेंड भी बदलता हुआ दिखाई देगा। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव या विपक्ष के लोग जो इस तरह की बात कह रहे हैं, वैसे भी मुसलमान और ब्राह्मण टिकट करीब करीब बराबर हुए हैं। ठीक, मुझे लगता है हो सकता है ब्राह्मण टिकट मुसलमान से 1-2 ज़्यादा ही निकले। तो ऐसे में जो ब्राह्मण टिकट जहाँ है, जैसे मुस्लिम, जैसे फैज़ाबाद है पूरा ब्राह्मण लड़ रहा है, उन्नाव है ब्राह्मण लड़ रहा है, कानपुर ठाकुर लड़ रहा है, नोएडा में ठाकुर लड़ रहा है, कैसरगंज में तो कमाल हो गया, वहाँ से ब्राह्मण चेहरा, कैसरगंज में ब्राह्मण लड़ रहा है, नरेंद्र पांडे जी कैसरगंज में ब्राह्मण लड़ रहा है। तो ये जो है, इस तरह से अगर इसको आप देखेंगे कि जहाँ पर एक टिकट जो है मुसलमानों को दे दिया गया, वो बीजेपी को जिताने के लिए दिया गया, ये क्यों नहीं कहा जाए कि मुस्लिम को जिताने के लिए दिया गया? मतलब आप खुद मुसलमानों को टिकट देंगे नहीं, दूसरा मुसलमानों को लीडरशिप देगा तो आप कहेंगे ये तो बीजेपी की मदद की जा रही है। तो ओवरऑल तो अखिलेश यादव तो उसी तरफ ले जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, दिल्ली में आप कवर करते हैं, दिल्ली में आप रहते हैं, जब नमाज पे ठोकरें मारी जा रही थी तो अखिलेश का, आपको अखिलेश का ट्वीट याद है? जी, प्रार्थनाओं पर प्रहार, और उसमें फोटो भी नहीं डाली कि प्रार्थना पता चल जाए कौन सी है। तो नमाज प्रार्थना होगी, नमाज प्रार्थना हो जाए, रोज़ों को आप व्रत कर दीजिए,
ठीक है, अफ्तारी को नवरात्रि के उसको वो कर दीजिए कि भाई व्रत तोड़ने का कर दीजिए। मेरे ख्याल से ये अखिलेश यादव का तरीका जो है वो बहुत दिन तक ये इसको लेके आगे नहीं जा पाएंगे। अभी लखनऊ में आप देखिए कि अफ्तार में गए मौलाना उनके यहाँ जो इमाम हैं लखनऊ के, और उन्होंने उस अफ्तारी को जो ट्वीट किया तस्वीर, उसमें लिखा लखनऊ, ये नहीं लिखा रोज़ा अफ्तार। तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों का मतलब वोट ही लेंगे या उनको उस तरह से इज्जत भी बख्शेंगे? देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है, मुसलमान जो है वो तो टूल होके रह गया, और इस टूल होने की वजह से ही उसके तमाम लीडर्स या तो वो ख़त्म हो गए, इलेक्शन उनको लड़ने को नहीं मिला, और जो लोग थे वो आज़म हों, मुख्तार हों या तमाम दूसरे लोग हों, वो किनारे कर दिए गए। तो ओवरऑल मुस्लिम लीडरशिप या तो ख़त्म की जा रही है या जेल जा रही है। जो जेल में जा रहे हैं उनके लिए अखिलेश लड़ नहीं रहे या समाजवादी पार्टी लड़ नहीं रही। जो मैं अक्सर कहता हूँ कमर साहब कि समाजवादी पार्टी को 34% वोट मिला, उसमें 20% मुसलमानों का है। 34 में 20%, 2 गुणों से ज़्यादा अकेले एक पार्टी का। तो इस बार अब क्या रुख है मुसलमानों का? दलित मुसलमान किसके साथ? देखिए, दलित मायावती के साथ है, बीजेपी में जो गया था वो लौटा, समाजवादी पार्टी में जो गया था वो लौटा। अखिलेश समाजवादी पार्टी का भी वोट प्रतिशत कम होगा, क्योंकि सपा का इसलिए कम होगा कि पहले उनके साथ जयंत भी थे, ओम प्रकाश राजभर भी थे, दारा सिंह चौहान भी थे, और तमाम दूसरे लोग भी थे जो इस बार, हाँ, पल्लवी पटेल भी थी, तमाम लोग थे। इस बार अखिलेश यादव भी अकेले हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में देने के लिए कुछ है नहीं। दोनों का वोट एक है, जो वोट कांग्रेस का वही और समाजवादी पार्टी का, उसमें अलग से कुछ ऐड नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कुछ स्मार्टली उन्होंने कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी ने भी अच्छे दिए हैं, कहीं से कुर्मी दे दिया है, कहीं निषाद दे दिया है, कहीं मौर्य दे दिया है, कहीं पाल दे दिया है। तो यही चीज़ बहुजन समाज पार्टी ने भी की, उन्होंने भी पिछले कैंडिडेट बहुत दे दिए हैं। मुसलमान उसी सीटों पे दिए हैं जहाँ बीएसपी मुसलमान लड़ाती रही है या जहाँ से बीएसपी का मुसलमान एमपी हो चुका है। जैसे गोरखपुर कोई नई बात नहीं है, तलत अजीज़ बहुत पहले वहाँ लड़ती थी, डॉक्टर अजीज़ वहाँ पहले लड़ते थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 90s की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से बीएसपी मुसलमान लड़ाती रही है। बनारस में मुख्तार अंसारी बिल्कुल करीबी मुकाबले में मुरली मनोहर जोशी से बसपा से लड़के आ रहे हैं, बहुत करीबी मुकाबले में। जब सबकी जमानतें जब्त हो गई थी, सारे कैंडिडेट बीजेपी के हक में बैठ गए थे, तब मुख्तार अंसारी इतने क्लोज लग गए थे। तो बनारस में भी उन्होंने मुसलमान आजमगढ़ को लेकर कोई टिप्पणी करेंगे? आजमगढ़ में कितनी मजबूत है बसपा इस बार? देखिए, आजमगढ़ तो वो सीट है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जब 1989 में 2 एमपी यूपी में जीते थे, एक मायावती बिजनौर से, तो एक आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव, और उसके बाद फिर वहाँ डम्पी 2 बार जीते, 3 बार, फिर एक रमाकांत यादव जीते 4 बार, तो 4 बार वहाँ बीएसपी जीती है, 3 बार समाजवादी पार्टी जीती है। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का बड़ा मजबूत गढ़ है, क्योंकि वहाँ 4 बार बीएसपी जीती है वहाँ। और रही बात गुड्डू जमाली के चला जाना, गुड्डू जमाली के जाने के बाद गुड्डू जमाली गए हैं। कमर साहब, हर लोकसभा या विधानसभा में एक तबका ऐसा होता है जो कहता है कि मैं कासिम को वोट नहीं दूंगा, मैं कमर को वोट नहीं दूंगा। तो ये वो 40-50 हज़ार वो वोट है जिसको अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। तो गुड्डू तो चले गए, लेकिन वो वोटर फिर रुका हुआ है कि हमको इनको वोट नहीं देना है, तो गुड्डू वो वोट नहीं ले जा पाए। गुड्डू को मिलने वाले वोटों का जो पूरा वोट है। अभी जो कैंडिडेट आए हैं मशहूद, पहले उनकी वाइफ शायद सबिहा जी थी, मशहूद जी का क्या है वहाँ देखिए, पर? मशहूद अंसारी हैं, और आजमगढ़ में अंसारियों की एक बड़ी तादाद है, और पसमानदा मूवमेंट जो है वो अंसारियों का चलाया हुआ मूवमेंट है, बिहार से लेके यहाँ तक। तो जो 40-50 हज़ार, 42 हज़ार, 44 हज़ार वोट मुसलमानों का मिलता था गुड्डू जमाली को, वो तो वो वोट है जिसको अखिलेश यादव को नहीं देना, बीजेपी को दे देगा, सपा को नहीं देगा। वो एक माइंडसेट होता है कि हम नहीं देंगे, ये वो वोटर है, तो वो तो रुकेगा। प्लस ये अंसारी वोट ये अपने साथ लाएंगी। ऐसे में धर्मेंद्र के लिए खतरा वहाँ बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। और बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए क्या, बीजेपी जो जहाँ भी लड़ रही, पिछली बार एमपी उनका जीता है, धर्मेंद्र को हरा के जीता है। नहीं तो आप ये बताइए कि आपको मुस्लिम वोट चाहिए? आजमगढ़ मुसलमानों की सीट थी, डम्पी वहाँ से 2 बार एमपी रहे, मुस्तकिद भाई वहाँ से एमपी नहीं। मुलायम सिंह का एक तरीका था कमर साहब, जी बताइए। संभल से वो गए, उन्होंने सीट तैयार की, खुद लड़े, उसके बाद वहाँ भेज दिया राम गोपाल यादव को। फिरोजाबाद से मुलायम सिंह लड़े, राम गोपाल यादव के लड़के को दे दी। बदायूं से मुलायम सिंह यादव लड़े, वो सीट धर्मेंद्र को दे दी। उसके बाद कन्नौज से मुलायम सिंह यादव लड़े, अखिलेश को वो सीट दे दी। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव लड़े, उसके बाद अपने भतीजे भाई के पोते को दे दी। मुलायम सिंह यादव फिर ऐसे घूम घूम के सीटें मुसलमानों से छीनते रहे, अपनी फैमिली को देते रहे, और उसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे सिर्फ 5 यादव लड़ रहा है, 5 सिर्फ एक घर का है। यूपी के किसी यादव को समाजवादी पार्टी एक टिकट नहीं दे पाई। तो मुलायम सिंह की स्ट्रेटजी थी, अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया, परिवार लड़ेगा और बाकी यादव ताली बजाएगा। जिस तरह से ये है कि मुसलमान वोट देगा, बाकी मुसलमान दरी बिछाएगा। अच्छा, 75 वर्षों से देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला, क्या इस बार कुछ उम्मीद करे बहुजन? मैं इस इलेक्शन में तो ऐसा नहीं देखता हूँ, और चूँकि दलित जो प्रधानमंत्री की बात है या दलित लीडरशिप की बात है, जैसे मुसलमान गुलाम नबी आज़ाद से लेकर सलमान खुर्शीद से लेकर तमाम मुसलमान हुए,
तो उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? इसी तरह जगजीवन राम से लेके तमाम क्या कहते हैं दलित हुए, उन्होंने दलितों को क्या दिया? मुझे लगता है कि आप अगर दलितों की हित की बात अगर करनी है तो उस मूवमेंट, उस मिशन और उस जहनियत का आदमी होना चाहिए। जो काशीराम थे, मायावती में वो चीज़ देखी जाती है। और मैं आपको कमर साहब बताऊं कि विचारधारा एक ऐसी चीज़ है जो नारे से ख़त्म नहीं होती। नारा, विचारधारा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी पार्टियां दलित, मुसलमान ये नारा लगाती हैं, लेकिन मैंने बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में देखा जिया है उन्होंने इसको। उस नारा जो है उनके यहाँ नहीं होता, बल्कि विचारधारा होती है और वो ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई देती है। तो अब सर आपसे आखिरी सवाल, मैं यहाँ पर एक कमेंट करना चाहूँगा कि एक ही ऐसी पार्टी हमें नज़र आती है जो अपनी विचारधारा के साथ खड़ी हुई है, विचारधारा से कोई समझौता ही नहीं करना, और वो है बहन जी। अब सर बड़ा सवाल यही है, सबके जहन में यही सवाल है, 2024 के चुनाव में खास तौर से उत्तर प्रदेश से जहाँ से दिल्ली का रास्ता जाता है, इस बार बीएसपी का नंबर क्या होने वाला है? हालांकि कहना बड़ा मुश्किल है, इसका जवाब बहुत मुश्किल है, फिर भी आप कितना आकलन करते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता कमल भाई, असेसमेंट किया जा सकता है। असेसमेंट में आप ये समझ लीजिए कि मुजफ्फरनगर बीएसपी अच्छा लड़ रही है, मेरठ अच्छा लड़ रही है, बिजनौर अच्छा लड़ रही है, नोएडा अच्छा लड़ रही है, मथुरा अच्छा लड़ रही है, लालगंज अच्छा लड़ेगी, जौनपुर अच्छा लड़ेगी, सुल्तानपुर अच्छा लड़ेगी, झांसी अच्छा लड़ेगी। तो ये लड़ने वाली सीटें हैं जहाँ पर ये लोग अच्छा लड़ेंगे। नतीजा कोई बता नहीं पाता है, बिल्कुल। तो नतीजों पे जैसे डुमरियागंज अच्छा लड़ेगी, बहुत अच्छा लड़ेगी क्योंकि अकेला मुसलमान कैंडिडेट है। तो ये अम्बेडकर नगर बहुत अच्छा लड़ेगी, अकबरपुर की सीट, क्योंकि वहाँ भी अकेला मुस्लिम कैंडिडेट है, एक ब्राह्मण है, एक कुर्मी है, बीच में मुसलमान। सहारनपुर तो उतना अच्छा नहीं है, सहारनपुर में इमरान मसूद की वजह से तीनों लोग लड़ रहे हैं और मुझे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को एज दिखाई देता है। इसी तरह से कैराना को मैं भारतीय जनता पार्टी का एज देखता हूँ। अमरोहा बीएसपी अच्छा लड़ रही है, मुजफ्फरनगर अच्छा लड़ रही है। तो ओवरऑल ये है कि आप ये मान लीजिए कि 18-20 सीटों पे अच्छा लड़ रही है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सर। तो ये हैं दिग्गज पत्रकार, मैं कहूँगा सर, जो बात करते हैं वो आपको कहीं टीवी अखबार पर नहीं देखने को मिलेगी, और सर जो चीज़ें बोलते हैं वो डंके की चोट पर। सर ने एक बड़ी बात बोली कि भले ही एनडीए की सरकार आ जाए लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।